हेलो बच्चे लोग, हाउ आर यू। जर्नल एंट्री के सफ़र में आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चे। स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊं तो दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को अकाउंटेंसी में जगह नहीं दी गई है, मतलब कि हमें सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को ध्यान में लेना। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन में से दो अकाउंट है ना वो रिलीज होते हैं, मतलब कि दो अकाउंट से एक ट्रांजैक्शन बनता है, मिनिमम दो अकाउंट तो उसमें से रिलीज होने ही होने, और उसमें से एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। तो आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि श्री गणेश के बिजनेस के ट्रांजैक्शंस वहां पे दिए हुए हैं। वो ट्रांजैक्शन को हम देखेंगे, सोचेंगे और फिर लिखेंगे कि भाई ये ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उसमें से कौन कौन से दो अकाउंट निकलेंगे और फिर आगे जाके उसमें डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट कौन सा होगा। वो ट्रांजैक्शन में से निकले हुए अकाउंट को डेबिट है कि क्रेडिट है, उसका पता लगाने के लिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपको सीखना जरूरी है। और उसके लिए मैंने बच्चे आपको वो 3 गोल्डन रूल के बारे में बताया था। 3 गोल्डन रूल बताता है कि भाई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट रियल अकाउंट, सेकेंड पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। यदि वो रियल अकाउंट है तो उसका गोल्डन रूल क्या होगा, तो कि भाई डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यदि वो आ रहा है तो डेबिट करो, यदि वो जा रहा है तो क्रेडिट करो। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। यदि वो लेने वाला बंदा है तो उसे डेबिट करो और यदि वो देने वाला बंदा है तो क्रेडिट करो। समझ में आ रही है मेरी बात बेटे। नेक्स्ट था नॉमिनल का रूल। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल में एकदम इजी, एक्सपेंस है तो उसे डेबिट करो और यदि इनकम है तो उन्हें क्रेडिट करो। तो ये डेबिट और क्रेडिट को हम आज इस सेशन में थोड़ा सीखेंगे। उससे पहले आपको पता होना जरूरी है कि कौन सा अकाउंट कौन से टाइप का है। तो थोड़ी प्रैक्टिस हम इस एग्जाम्पल के द्वारा आगे करते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, गणेश एंटरप्राइज के लिए थोड़े ट्रांजैक्शन वहां पे दिए हुए हैं। 2018 के ये ट्रांजैक्शन है, अप्रैल मंथ के। 1 अप्रैल को श्री गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ कैश 50,000। 50,000 लगाकर उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। सबसे पहले सोचना ये जरूरी है मेरे बच्चे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। क्योंकि यदि आपको पता चल गया कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो एक अकाउंट आपको मिल जाएगा मेरे बच्चे। यदि वो कैश ट्रांजैक्शन है तो एक कैश अकाउंट मिलेगा, और यदि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो एक जो नाम वाला बंदा है उसका ट्रांजैक्शन आएगा, उसका अकाउंट आएगा। मतलब कि कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को पहचानना जरूरी है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने के लिए दो बातें जरूरी है बच्चे, एक तो नाम होना चाहिए और दूसरा कहीं से कैश इंडिकेट नहीं होना चाहिए। यदि वहां पे कैश रिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब कि वो कैश ट्रांजैक्शन है, फिर भले नाम दिया हो, ठीक है। तो ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में कई बार सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। वापस एक बार उनको हम रिपीट करते हैं। 2018 के ट्रांजैक्शंस हमें यहां पे दिए हुए हैं अप्रैल मंथ के लिए।
2018 अप्रैल 1st में उन्होंने क्या किया, तो कि गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ कैश। कैश वर्ड आ गया, आपको पता चल गया कि भाई ये कैश ट्रांजैक्शन है। ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट मेरे बच्चे कौन सा होता है, कैश अकाउंट होता है। कैश अकाउंट तो मिल गया, अब दूसरा अकाउंट कौन सा निकलेगा यहां से। अब आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि कैश आया कि गया, तो कि भाई उन्होंने बिजनेस में यदि पैसा डाला तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा बिजनेस के अंदर से होगा, बिजनेस की साइड से हम सोचेंगे। जब हम ये वर्ड में बोलूं तो समझना बच्चे कि ये बिजनेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे ऑनर और बिजनेस डिफरेंट पर्सन है, अलग अलग उनकी व्यक्तित्व है। तो यहां पे बिजनेस ये सोचेगा, ये बोलेगा कि भाई ऑनर गणेश ने हमें पैसा दिया, मतलब कि पैसा आया। क्यों पता नहीं है कि क्यों दिया, लेकिन इतना पता है कि किसने दिया, तो कि भाई गणेश ने दिया। गणेश कौन है, ऑनर है। ऑनर के बिजनेस में दो अकाउंट होते हैं मेरे बच्चे। यदि ऑनर बिजनेस में पैसा लेकर आता है तो वो कैपिटल अकाउंट हुआ, और यदि ऑनर बिजनेस में से अमाउंट उठाकर ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए, तो वो ड्रॉइंग्स बन जाएगा। तो यहां पे ओनर का अकाउंट मतलब कि कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शन है, एक अकाउंट आएगा कैश अकाउंट और दूसरा आएगा कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात बच्चे। सेकेंड ट्रांजैक्शन, अप्रैल 2 परचेज्ड गुड्स ₹5,000, सिर्फ इतना ही दिया गया है। परचेज गुड्स, ना नाम है ना कैश है, मतलब कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो 2 अप्रैल का जो परचेज का ट्रांजैक्शन है वो भी कैश ट्रांजैक्शन है। और आप बखूबी जानते हो बच्चे कि कैश ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट जो बनेगा वो कैश अकाउंट बनेगा। क्लियर। अब सेकेंड अकाउंट कौन सा होगा, तो कि भाई कैश आया कि गया, हमने चुकाया होगा। क्यों, क्योंकि हमने गुड्स को परचेज किया। क्यों का आंसर मिल गया, गुड्स का अकाउंट आएगा। मेरे बच्चे गुड्स के 4 अकाउंट होते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। इस तरह से 4 अकाउंट गुड्स के बनते हैं। क्या इवेंट हुआ यहाँ पे, गुड्स को परचेज किया, मतलब कि एक अकाउंट आएगा परचेज अकाउंट। समझ में आ रही है ना बच्चे बात। 3 अप्रैल का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। गुड्स को परचेज किया और कैश इंडिकेट हो रहा है वहां पे। तो 3 अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन है वो भी कैश ट्रांजैक्शन है। और कैश ट्रांजैक्शन में बच्चे आपको पता है कि एक अकाउंट है वो कैश अकाउंट बनेगा। सेकेंड अकाउंट के लिए पूछो कैश आया कि गया, तो कि भाई परचेज गुड्स किया इसीलिए हमारा कैश गया होगा। पूछो क्यों गया, पूछो कैश गया तो क्यों गया, तो कि भाई हमने गुड्स को परचेज किया इसीलिए गुड्स का अकाउंट आएगा परचेज अकाउंट। समझ में आ रही है बच्चे बात आपको। हाँ, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 अप्रैल, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर सन फॉर कैश 15,000। मिस्टर सन के पास से हमने गुड्स परचेज किया बाय कैश,
तो यहाँ पे बच्चे कैश रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैश इंडिकेट हो रहा है, मतलब कि ये ट्रांजैक्शन भी कैश ट्रांजैक्शन है। और कैश ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट कैश अकाउंट होता है। समझ में आ रही है बच्चे बात? दूसरा अकाउंट तो कि भाई हमने ये पैसा जो चुकाया, कैश जो चुकाया, हमने पे किया, क्यों? हमने गुड्स को परचेज किया। तो यहाँ पे बच्चे मिस्टर संघ के लिए कोई जगह नहीं है हमारी अकाउंटेंसी में, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमें मिस्टर सन को याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि मिस्टर सन ने पेमेंट नहीं दिया होता तो हमें मिस्टर सन को याद रखना पड़ता, लेकिन यदि मिस्टर सन को हमने कैश नहीं दिया होता तो मिस्टर सन को हमें अकाउंट में लिखना पड़ता। तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन होने के साथ साथ वो गुड्स का परचेज हो रहा है और मिस्टर सन से हमें अब कोई लेना देना नहीं है। सो सेकंड अकाउंट बनेगा परचेज अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेट है 5 अप्रैल। सोल्ड गुड्स सिर्फ इतना ही लिखा है, तो मतलब कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया नहीं है कि हमने किनको बेचा, और बिना नाम के कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन है इसीलिए उसमें एक अकाउंट जो है वो कैश अकाउंट बनेगा। अब कैश आया कि गया? तो कि भाई कैश आया। पूछो क्यों आया? तो कि भाई कैश आया क्योंकि हमने गुड्स को सेल किया। तो दूसरा अकाउंट बनेगा सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट अप्रैल 6, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इंडिकेट हो गया कैश, मतलब कि ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया और उसमें से एक अकाउंट निकलेगा कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट सेम एज सेल्स अकाउंट, क्योंकि पहला भी कैश सेल्स था और यहां पे भी कैश सेल्स है। नेक्स्ट डेट हमारी 8th अप्रैल, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर स्काई फॉर कैश। वापस वही बात आई, कैश इंडिकेट हो रहा है, मतलब कि ये भी कैश ट्रांजैक्शन ही है। पहला कैश अकाउंट बनेगा एक, और दूसरा अकाउंट है वो सेल्स अकाउंट बनेगा। यहाँ पे हमें मिस्टर स्काई के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके पास से हमें कैश रिसीव्ड हो गया। सो मिस्टर स्काई का अकाउंट नहीं बनेगा, और गुड्स के अकाउंट में सेल्स अकाउंट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 9, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मून। मिस्टर मून के पास से गुड्स को परचेज किया, नाम है मिस्टर मून का, लेकिन कैश कहीं से इंडिकेट नहीं हो रहा है, तो मतलब कि ये 9th डेट पे जो हमें ट्रांजैक्शन दिख रहा है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो एक अकाउंट होता है वो नाम वाले का अकाउंट होता है, मतलब कि यहाँ पे हमने गुड्स को परचेज किया मिस्टर मून के पास से, तो मिस्टर मून्स अकाउंट, मिस्टर मून का अकाउंट है वो यहाँ पे बनेगा। दूसरा अकाउंट क्या किया आपने मिस्टर मून के साथ? तो कि भाई हमने मिस्टर मून के पास से गुड्स को परचेज किया, तो दूसरा बनेगा परचेज अकाउंट।
यदि बच्चे हमने मिस्टर मून को पेमेंट कर दिया होता तो भाई कैश ट्रांजैक्शन होता और मून की जगह पे कैश अकाउंट आता, सीधी सीधी बात। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 10th अप्रैल, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर स्टार ऑन क्रेडिट। वापस वही बात आई, पहले वाले मून के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें लिखा था कि परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मून। हमने समझ लिया कि भाई कैश नहीं है इसीलिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही है, और यहाँ पे आपको सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर दिया, इंडिकेट हो गया यहाँ पे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ऑन क्रेडिट ऐसा लिख के आपको बता दिया, तो मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होगा। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर एक अकाउंट है, वो नाम वाले का आएगा मिस्टर स्टार्स अकाउंट, और सेकंड हमने मिस्टर स्टार के पास से गुड्स को परचेज किया तो गुड्स का अकाउंट आएगा परचेज अकाउंट। समझ रहे हो ना मेरे बच्चे। नेक्स्ट डेट 11, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सी, हमने मिस्टर सी को गुड्स सेल किया, कुछ नहीं बताया है, कैश के बारे में कुछ नहीं बताया है, इंडिकेट नहीं हो रहा, मतलब कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नाम दिया है मिस्टर सी और कैश कहीं पे इंडिकेट नहीं हो रही, तो ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एक वो नाम वाले बंदे का अकाउंट बनेगा मिस्टर स्काइज अकाउंट, सॉरी मिस्टर सीज अकाउंट, मिस्टर सीज अकाउंट। और दूसरा क्या आपने एक्शन किया, क्या इवेंट हुआ मिस्टर सी के साथ, तो कि भाई मिस्टर सी के पास से हमने गुड्स को मिस्टर सी को सेल किया, तो यहाँ पे सेल अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट डेट है 12th, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ओशन ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स सेल किया, मतलब कि ट्रांजैक्शन हुआ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन सा हुआ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ओशन ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट इंडिकेट बता ही दिया है कि ये भाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर एक अकाउंट बनेगा नाम वाले का मिस्टर ओशंस अकाउंट, एंड सेकेंड अकाउंट बनेगा हमने उनको सेल किया है गुड्स को, तो गुड्स का अकाउंट बनेगा सेल अकाउंट। नेक्स्ट डेट यहां पे दी हुई है वो है डेट 13, मिस्टर सी रिटर्न्ड गुड्स। अब देखो हमने मिस्टर सी को 11th अप्रैल को गुड सेल किया था, कुछ डिफेक्टिव होगा या फिर उनके ऑर्डर के मुताबिक नहीं होगा, उसकी वजह से 13th अप्रैल को गुड्स है ना वो रिटर्न आया। कहां से रिटर्न आया, तो कि भाई मिस्टर सी के पास से। क्या कोई कैश ट्रांजैक्शन हुआ, आपको कहीं दिखाई दे रहा है कैश ट्रांजैक्शन? नहीं, नाम दिया हुआ है मिस्टर सी, तो हम तो भाई उनको ही प्रीफर करेंगे, वही हमारी सिस्टम है कैश और क्रेडिट को पहचानने की, राइट। तो ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट है वो नाम वाले बंदे का आता है मिस्टर सीज अकाउंट, सी के पास से गुड्स रिटर्न आया, ठीक है। अब क्या रिटर्न आया, गुड्स रिटर्न आया। गुड्स के कितने अकाउंट होते हैं बच्चे, 4 अकाउंट। यदि हमने भेजा
तो सेल, हमने खरीदा तो परचेज, खरीदा हुआ रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न, और बेचा हुआ रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे मेरे बच्चे जो मिस्टर सी को हमने गुड्स सेल किया था वो गुड्स वापस रिटर्न आया, मतलब क्या हुआ, तो कि भाई दूसरा गुड्स का अकाउंट बनेगा परचेज रिटर्न अकाउंट, सॉरी सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आया तो अकाउंट बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट डेट नंबर 15, रिटर्न गुड्स टू मिस्टर मून। अब हमने मिस्टर मून को गुड्स रिटर्न कर दिया, तो ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही हुआ, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन में नाम है मिस्टर मून लेकिन कहीं पे कैश इंडिकेट नहीं हो रहा है। तो मिस्टर मून से वापस, सॉरी मिस्टर मून को हमने गुड्स रिटर्न किया, इसीलिए एक अकाउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन के कारण मिस्टर मून का बनेगा और दूसरा अकाउंट वहां पे बनेगा गुड्स का, तो यहां पे होगा बच्चे परचेज रिटर्न अकाउंट। देखो 4 गुड्स के अकाउंट यहां पे आ गए, हमने परचेज किया था तो परचेज अकाउंट आया, हमने सेल किया तो सेल्स अकाउंट आया, जो बेचा हुआ सामान सेल्स किया हुआ गुड्स रिटर्न आया तो हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखा, और खरीदा हुआ सामान गुड्स हमने जब वापस दे दिया तो परचेज रिटर्न लिखा। इससे पहले लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था बच्चे कि ज्यादातर जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं ना गुड्स के परचेज और सेल्स के, उसमें ही रिटर्न है ना वो एप्लीकेबल होता है। कैश ट्रांजैक्शन में बहुत ही कम गुड्स रिटर्न होता है। समझ में आई बात? तो ज्यादातर 99% केसेस के अंदर गुड्स रिटर्न है ना वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का ही होगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से जो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न था उसके ट्रांजैक्शन को हमने देखा। नेक्स्ट डेट आ रही है 16 अप्रैल, रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सी ₹9,900, अलाउड हिम डिस्काउंट 100। देखो ये दोनों ट्रांजैक्शन साथ में ही है। जो हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया था मिस्टर सी को, उसके पास से हमको 9,900 रुपीज रिसीव्ड हुए। बताओ क्या हुआ? कैश आया 9,900 का, हमें लेना कितना था मिस्टर सी के पास से? 10,000 रुपीज। तो 10,000 के सामने आप बोलोगे कि सर ये कैसे पता चला कि हमें 10,000 लेना था? तो मेरे बच्चे आप आगे के ट्रांजैक्शन में देखो, जब हमने गुड्स है ना मिस्टर सी को सेल किया था तो 12,500 की अमाउंट थी। ठीक है, कितने की? 12,500 की। और जब गुड्स रिटर्न हुआ तो वो रिटर्न होने के टाइम पे मिस्टर सी ने गुड्स रिटर्न किया था 2,500 का, मतलब कि 12,500 में से 2,500 का गुड्स तो वापस रिटर्न आ गया। अब बाकी का कितना बचा? तो कि भाई बाकी अमाउंट बची जो हमें मिस्टर सी के पास से लेनी है वो है 10,000। देखा ना आपने स्क्रीन के ऊपर? तो उस हिसाब से 10,000 हमें मिस्टर सी के पास से लेना था। अब आया कितना? तो कि भाई 9,900। तो 100 रुपीज कहां गए? तो देखो नीचे, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹100। अभी बच्चे डिस्काउंट का टॉपिक आया तो मैं आपको डिस्काउंट के बारे में कुछ इन डिप बताना चाहता हूं।
डिस्काउंट है मेरे बच्चे वो दो तरीके का होता है। डिस्काउंट है ना वो डिस्काउंट है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? मान लो कि हमने एक शॉप ओपन की हुई है मोबाइल की, बराबर। हम मोबाइल बेचते हैं तो हमारा गुड्स क्या हो गया? मोबाइल। ठीक है। अब हम मोबाइल मैन्युफैक्चरर के पास गए और हमने उनको पूछा कि भाई ये TT500 वाले मॉडल की अमाउंट कितनी है, आप बताओ। हाँ, कंपनी का नाम है सैंपल। अब ये बोलोगे कि ये मोबाइल कहाँ से आया, तो बच्चे यहाँ पे सैमसंग और एप्पल ने दोनों ने कोलैबोरेशन कर लिया। ठीक है, तो कंपनी का नाम है सैंपल, मोबाइल हम खरीदने गए हैं TT500। उन्होंने बोला कि भाई 50,000 रुपये का एक मोबाइल होगा, एक पीस की कीमत कितनी? 50,000 रुपया। हमने बोला भाई कुछ सही सही लगाओ दाम, इतना थोड़ी ना होता है 50,000। और मुझे एक नहीं भाई साहब, मुझे तो ऐसे 10 पीस खरीदने हैं। कितने पीस खरीदने हैं? 10 पीस खरीदने हैं। अब आप सही लगाओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करो, मैं आपको 50,000 की जगह पे यदि आप 10 पीस खरीदते हो तो मैं आपको वो मोबाइल 48,000 में दे दूंगा। तो यहाँ पे मेरे बच्चे ईच मोबाइल जो 2,000 रुपीज का डिस्काउंट हुआ, उस डिस्काउंट को बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात? ये जो 50,000 है ना, उसको बोला जाता है लिस्ट प्राइस। क्या बोला जाता है बच्चे? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब क्या? तो कि भाई जब आप कोई गुड्स को खरीदने जाते हो तो जो वो प्राइस बताता है आपको, उसे लिस्ट प्राइस बोला जाता है। और ये जो तय हुआ आफ्टर डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो आपको ये अमाउंट तय हुआ, उसको डील प्राइस बोला जाता है। कितने में आपने डील किया? तो कि भाई 48,000 रुपीज में। ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, सॉरी, अकाउंटिंग सिस्टम में कहीं पे नहीं लिखा जाता। इसका कहीं पे कोई एंट्री, कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई हमें 50,000 का मोबाइल था, वो 2,000 का डिस्काउंट करने के बाद हमने 48,000 में लिया, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। हम सीधा सीधा यही लिखेंगे कि हमने गुड्स को परचेज किया कितने में? 48,000 में। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात? तो ये ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं पे भी डिस्क्राइब नहीं करते। तो यहाँ पे क्या हुआ? 48,000 इंटू 10 पीस हमने लिए, 4,80,000 का यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ। समझ में आई ना बात? अब क्या होता है बच्चे, तो कि अब ये जो पैसा देने का टाइम आया, पेमेंट करने का टाइम आया, तो हम कैश चुकाने के टाइम पे उसके साथ बार्गेनिंग करते हैं कि भाई कुछ सही यार, इसमें थोड़ा फायदा कर दो यार, अभी भी पीस पड़े हैं, बिक नहीं रहे हैं, कस्टमर नहीं आ रहे, ये प्रॉब्लम है। काफी कुछ बातें बनाने के बाद वो भाई साहब ने बोला कि एक काम करो, आप 10,000 लेस करके मुझे 4,70,000 रुपीज का पेमेंट कर दो। कैश चुकाने के टाइम पे कितना कम किया? 10,000। समझ में आई बात? हाँ, तो ये 10,000 को क्या बोला जाता है? कैश डिस्काउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? कैश डिस्काउंट। समझ में आई बात?
वापस मैं आपको बताता हूं एक सिंपल स्टोरी के लिए, स्टोरी के हिसाब से। बच्चे, हम लोग एक मोबाइल खरीदने जाते हैं, पूछा कितना रेट है, बोला 50,000। हमने बोला सही सही लगाओ भाई, हमें तो 10 मोबाइल चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है 48,000 में दे दूंगा। 48,000 डील प्राइस हुआ। अब आप क्या क्वेश्चन करोगे? कैश पेमेंट करूंगा, अब बताओ कितना डिस्काउंट कर दोगे? समझ में आई मेरी बात? अब वो जो डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, वो आफ्टर डील प्राइस होता है। एक बार आपने डीलिंग कर लिया और 48,000 की प्राइस फाइनल हो गई, लेकिन जब आप कैश चुकाने जाते हो और वो टाइम पे जो डिस्काउंट होता है उसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं, तो वो डिस्काउंट को आपको बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात? कैश डिस्काउंट है ना, वो दो तरह के होते हैं, एक तो डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। आपको डिस्काउंट मिलता भी है और आपको डिस्काउंट देना भी पड़ेगा। दोनों जगह पे सेम ट्रांजैक्शन होगा। समझ में आ रही है ना बात? यदि हम अपने पिछले वाले क्वेश्चन को यहां पे ध्यान में ले, तो क्या हुआ था बच्चे वहां पे कि भाई मिस्टर सी के पास से हमें 9,900 रुपीज रिसीव्ड हुआ था लास्ट में, याद है ना आपको? और बोला गया था कि 100 रुपीज डिस्काउंट के। याद करो मिस्टर सी के साथ हमने क्या ट्रांजेक्शन किया था? तो कि सबसे पहले हमने मिस्टर सी को सेल किया 12,500 का। कितने का गुड सेल किया? 12,500, बराबर। उसमें से सेल्स रिटर्न कितना हुआ? 2,500 का। मतलब कि 10,000 की अमाउंट लास्ट में बची थी, सी के पास से लेने की थी जो। उसमें उन्होंने 100 रुपीज का डिस्काउंट काट के कितना पैसा भेजा? 9,900। मतलब कि जब कैश ट्रांजैक्शन होता है मेरे बच्चे, और वो टाइम पे जो डिस्काउंट किया जाता है और जो अलाउ होता है या रिसीव होता है, वो डिस्काउंट को बच्चे कैश डिस्काउंट बोला जाता है। कौन सा? कैश डिस्काउंट बोला जाता है। और कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में लिखा जाता है। अब यदि वो अलाउड है, मतलब कि डिस्काउंट अलाउड है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। और यदि वो रिसीव्ड है तो वो हमारे लिए इनकम हो जाएगी। मतलब क्या कि यहां पे 100 रुपया चुकाना नहीं पड़ा, सॉरी 100 रुपया कम मिला, तो हमारा एक्सपेंस हुआ। यदि मिस्टर सी को हमें चुकाना था और हमने 10,000 की जगह पे 9,900 ही चुकाया, तो मतलब वो 9,900 100 रुपया कम दिया, तो वो 100 रुपीज डिस्काउंट रिसीव्ड होता, हमें मिला वो डिस्काउंट। समझ में आई बात? मतलब क्या है, पेमेंट लेने के टाइम पे डिस्काउंट देना पड़ता है। अब डिस्काउंट जब हम लोग लेते हैं तो वो टाइम पे हम पेमेंट चुकाते हैं, मतलब आमने सामने होगा, पेमेंट लिया डिस्काउंट दिया। यदि पेमेंट दिया तो डिस्काउंट मिला। समझ में आई मेरे बच्चे बात? हाँ, तो ये था डिस्काउंट का जो डीप में थोड़ा मुझे आपको समझाने था वो, ठीक है। तो यहां पे मेरे बच्चे ट्रांजैक्शन नंबर 16 में क्या हुआ था, तो कि भाई रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम मिस्टर सी 9,900, ठीक है। अब ये बताओ कि ये ट्रांजैक्शन कौन सा होगा? तो कि भाई ये तो कैश ट्रांजैक्शन हुआ, हमें यहाँ पे अमाउंट मिल रही है, तो उसमें एक कैश अमाउंट आपको मिलेगी कितनी? 9,900 की। दूसरा दूसरा किसके पास से अमाउंट मिली है? तो कि मिस्टर सी के पास से, तो एक अकाउंट मिस्टर सी का बनेगा। क्या पूरी की पूरी अकाउंट मिल गई? पूरी की पूरी अमाउंट मिल गई ना, 100 रुपया कम मिला, तो वो 100 रुपीज को यहां पे तीसरा अकाउंट बताएगा। वो कौन सा? डिस्काउंट अलाउड,
क्योंकि हमने ये डिस्काउंट दिया। समझ में आई मेरे बच्चे बात ये? तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन में से 3 अकाउंट निकलेंगे। एक, जितना कैश मिला वो, सेकंड, जिनके पास से मिला वो, और थर्ड, जितना डिस्काउंट दिया वो। समझ में आई बात? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट है 17, पेड मिस्टर मून 7,880, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 120। उन्होंने डिस्काउंट अलाउड किया, मतलब क्या हुआ, हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। समझ में आ रही है आपको बात? जैसे हमने मिस्टर सी के साथ ट्रांजैक्शन किया था सेल का, सेम एज वे यहां पे हमने मिस्टर मून के साथ ट्रांजैक्शन किया हुआ है परचेज का। हमें मिस्टर मून को पैसा चुकाना बाकी था। अब आप ऊपर ट्रांजैक्शन में देखें कि हमने जब मिस्टर मून के साथ ट्रांजैक्शन किया था तो गुड्स परचेज हुआ था 10,000 रुपीज का। उस 10,000 में से मिस्टर मून को 2,000 रुपीज का गुड्स है ना वो हमने रिटर्न किया। एंड फाइनली उनके पास से जो अमाउंट बाकी बची, मतलब कि 10,000 माइनस 2,000 बचा 8,000 रुपीज, और उसमें डिस्काउंट अलाउड हमने किया 120 रुपीज का। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात? तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। डेट आई यहाँ पे 17, ये है कैश ट्रांजैक्शन। एक अकाउंट निकलेगा इसमें से कैश अकाउंट, हमें मिस्टर मून को कैश चुकाना पड़ेगा। सेकेंड अकाउंट निकलेगा मिस्टर मून का, क्योंकि हम मिस्टर मून को अमाउंट चुका रहे। एंड थर्ड निकलेगा जो कि हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट होगा। समझ में आई बात बेटा? दोनों सेल्स के टाइम पे डिस्काउंट अलाउड था। देखो मैं आपको पूरा बताता हूं। सेल किया, हाँ, उसके बदले में अमाउंट मिली तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड। अब हमने परचेज किया, अमाउंट चुकानी पड़ेगी, और वो टाइम पे जो डिस्काउंट हुआ वो मिला, मतलब कि डिस्काउंट रिसीव। समझ में आई बात? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 29th ऑफ अप्रैल, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 120। पर्सनल पर्पज के लिए कौन उठा सकता है? पर्सनल पर्पज के लिए तो कि भाई ओनर ने बिजनेस में से अमाउंट उठाई है अपने पर्सनल पर्पज के लिए, तो उसे क्या बोला जाएगा बेटा जी? ड्रॉइंग्स बोला जाएगा। अब बोल ही दिया है कि 1,000 रुपीज वो बंदा ले गया। अब आप बताओ मेरे बच्चे कि ये कैश ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना? तो ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट है वो कैश का निकलता है। दूसरा, कैश क्यों गया पता नहीं है, कौन ले गया? ओनर के बिजनेस में कितने अकाउंट होते हैं? 2। यदि वो पैसा लेके आए तो कैश कैपिटल, और यदि वो लेके चला जाए तो कैश ड्रॉइंग्स। समझ में आई मेरी बात बच्चे? तो यहां पे दूसरा अकाउंट बनेगा ड्रॉइंग्स का। ठीक है। नेक्स्ट 30th अप्रैल, विड्रॉ गुड्स फॉर प्राइवेट यूज। अब देखो मेरे बात ध्यान से सुनना बच्चे, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है? तो मतलब कि मैं स्टेशनरी का ओनर हुआ। अब मुझे घर पे पैसा जरूरत थी तो मैं 1,000 रुपीज ले गया, तो वो कैश ड्रॉइंग्स हुआ ना। लेकिन समझो कि मेरी बेटी ने मुझे बोला कि पापा आप जब आओ शॉप से तो आप व्हाइट मार्कर पेन लेके आना। तो मैं
दुकान में से व्हाइट मार्कर पेन घर पे ले गया, क्या मैं उसका पैसा चुकाऊंगा दुकान को? क्योंकि मैं क्या समझता हूं कि ये तो मेरी दुकान है और मैं दुकान का ओनर हूं। लेकिन मेरे बच्चे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, इससे टोटल डिफरेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये बताते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये बताते हैं कि ओनर और बिजनेस एक दूसरे में अलग अलग है। अब क्या हुआ, पहले ट्रांजेक्शन में मतलब कि 29th को ओनर 1000 रुपीज कैश ले गया था, तो हमने बोला कि ये ड्राइंग्स किया और कैश ड्राइंग्स किया, है ना। लेकिन 30th को वो क्या कर रहा है कि भाई बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स लेके जा रहा है ना, जिसकी वैल्यू कॉस्ट 500 है और उसकी सेलिंग प्राइस है वो 600 है, राइट। अब हुआ तो ड्राइंग्स ही, है ना। और वो क्या लेके गया, वो गुड्स लेके गया। क्या लेके गया मेरे बच्चे? गुड्स लेके गया। गुड्स के बदले में क्या बिजनेस को, फर्म को पैसा मिलेगा? नहीं। यहां पे क्या कोई कैश इंडिकेट हो रहा है? नहीं। तो ये कैसा ट्रांजैक्शन हुआ? तो कि भाई ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में नाम आता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में नाम आता है। तो यहां पे नाम हो वैसा बंदा कौन है? ओनर है। लेकिन ओनर का नाम बिजनेस में नहीं लिख सकते। ओनर के बिजनेस में कितने अकाउंट होते हैं? 2 अकाउंट, एक कैपिटल और दूसरा ड्राइंग्स। तो यहां पे एक अकाउंट बनेगा ड्राइंग्स का। अब दूसरा, कैश ले गया था तो हमने कैश अकाउंट लिखा था, है ना। और यहां पे गुड्स ले गया है तो हमें गुड्स का अकाउंट लिखना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है ना। अब मुझे बताओ कि गुड्स के कौन कौन से अकाउंट होते हैं? एक परचेज, दूसरा सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो मुझे ये बताओ कि ये 4 में से यहां पे मैं कौन सा अकाउंट है ना वो लिखूं, क्योंकि गुड्स के 4 ही अकाउंट होते हैं। क्या मैं सेल लिखूं? क्योंकि हमारे यहां से वो गुड ले गया तो वो उनका बदले में कुछ पैसा मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, तो सेल तो हुआ नहीं। रिटर्न की तो कुछ बात ही नहीं है यहां पे, ना परचेज रिटर्न ना सेल्स रिटर्न। बचा कौन? परचेज बचा। अब क्या होगा मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, थोड़ा समझने के लिए अभी के टाइम के लिए आपको थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन थोड़ा सुनना। देखो बच्चे क्या होता है, मैंने आपको बता कि स्टेशनरी की शॉप है मेरी, एक मार्कर पेन मैं घर पे ले जा रहा हूं। अब मेरे पास स्टॉक में परचेज की हुई मार्कर पेन थी 100। कितनी मार्कर पेन थी? 100 मार्कर पेन थी। उसमें से मैं एक पेन अपने पर्सनल पर्पस के लिए अपने घर पे ले गया, तो अब बची कितनी पेन? 99 पेन। क्या वो पेन जो मैं ले गया, ओनर ले गया, उसका पैसा बिजनेस को मिलेगा? ऑफ कोर्स नॉट, ये नहीं मिलने वाला है। तो क्या होगा? तो कि भाई एक काम करो, इसे हम सेल तो बोल नहीं सकते, लेकिन एक आप अकाउंटेंसी में ये लिख दो कि मैंने एक पेन कम खरीदी थी, एक पेन मैंने कम खरीदी थी। मतलब क्या हुआ कि जब मैंने लिखा होगा कि मैंने परचेज किया 100 पेन का, उसमें से एक -1 पेन ड्राइंग्स के तौर पे जा चुकी है, तो अब बची कितनी पेन? 99। मतलब क्या हुआ कि आप अपने परचेज को कम कर दो, मतलब कि परचेज अकाउंट बनाओ। तो याद रखना मेरे बच्चे, जब कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में से, आपके बिजनेस में से, आपकी फर्म में से गुड्स जा रहा है, आपने गुड्स दे दिया या चला गया, बट बदले में पैसा नहीं मिलेगा, तो वो हर एक टाइम पे आपको परचेज में से वो गुड्स की क्वांटिटी को माइनस कर देना पड़ेगा। इसीलिए ये ट्रांजैक्शन में दूसरा अकाउंट परचेज का अकाउंट आएगा। जब मेरे बच्चे आप डेबिट क्रेडिट करना सीख जाओगे ना, तब जाके ये पोर्शन
ये जो यहाँ पे हमने लिखा है वो कंप्लीट आपके समझ में आ जाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। हम स्टेशनरी की शॉप लेके बैठे, एक नई प्रोडक्ट मार्केट में आई है ना, पेन की नई प्रोडक्ट मार्केट में आई। अब वो पेन हमें किसी को बेचनी है तो ऑफ कोर्स एडवर्टाइजमेंट के तौर पे फ्री सैंपल में देना पड़ेगा। मान लो कि मैंने 5 पेन किसी को सैंपल के तौर पे दे दी, तो क्या वो पेन के बदले में मुझे पैसा मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। तो वो कहां लिखा जाएगा? तो कि वो परचेज में से माइनस होगा। एक और एग्जांपल, मान लो कि मैंने 10 पेन है ना, वो किसी टेम्पल में, किसी मंदिर में दान के तौर पे दे दी, मतलब कि मैंने 10 पेन का डोनेशन किया। क्या वो डोनेशन के बदले में मुझे पैसा मिलेगा? नहीं, वो बाबा जी आशीर्वाद देंगे, जीते रहो, जुग जुग जियो, पैसा नहीं मिलने वाला। तो क्या होगा? तो कि भाई मैं जो गुड्स गया है और बदले में मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मैं उसे सेल तो बोल नहीं सकता, तो मुझे वो परचेज में से उसे माइनस कर देना पड़ेगा। परचेज में उतना कम कर दूंगा, इसीलिए दूसरा अकाउंट है वो परचेज का आएगा। समझ में आ रही है मेरे बच्चे आपको बात? हाँ, गुड। तो इस तरीके से यहां पे पार्टनर ने, सॉरी ओनर ने गुड्स अपने प्राइवेट पर्पस के लिए बिजनेस में से ले गया हुआ था, तो वो ड्राइंग्स बोला जाता है। और दूसरा अकाउंट है ना, वो गुड्स का बनता है, लेकिन गुड्स के बदले में वो पैसा नहीं आएगा, इसीलिए हम परचेज को कम करने के चक्कर में यहां पे परचेज अकाउंट बनाएंगे। एक बार और बताता हूं बेटा, जब आप डेबिट क्रेडिट करना सीख जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये परचेज अकाउंट यहां पे क्यों आया। क्योंकि जब आप परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और यहां पे जो प्राइवेट पर्पस के लिए गुड गया, जो सैंपल के लिए गुड्स गया, जो डोनेशन के तौर पर गुड्स गया, वो टाइम पे हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मतलब कि खरीदने के टाइम पे जो हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया था, वो यहां पे फ्री देने के टाइम पे परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब ये डेबिट कैसे होगा, क्रेडिट कैसे होगा, वो अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, इसीलिए मैं इसके ऊपर आपको ज़्यादा नहीं बता सकता हूं। जब हम ये टॉपिक को डेबिट क्रेडिट में समझेंगे तब आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज आ जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हमने 30th डेट के ट्रांजेक्शन को लिखा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 31st का। पेड सैलरी टू मिस्टर सेवाकर्म एन एम्प्लॉय। किसी एम्प्लॉय को हमने सैलरी चुका दी। पेड लिखा मतलब क्या हुआ कि ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। कैश ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट बनता है बच्चे कैश का, और दूसरा अकाउंट पूछो क्यों कैश गया, तो कि भाई हमने सैलरी चुकाई, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट बनेगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट 31st का वापस एक और ट्रांजेक्शन, यहाँ पे पेड रेंट टू मिस्टर एस्टेट लैंडलॉर्ड। हमारे मकान, लैंडलॉर्ड मतलब हमारे मकान मालिक, जो हमने जगह भाड़े पे ली हुई है अपने बिजनेस चलाने के लिए, उसका हमने रेंट चुकाया। पेड रेंट मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? ये भी तो कैश ट्रांजेक्शन ही है, कैश ट्रांजेक्शन हुआ। एंड कैश ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट है ना, वो कैश अकाउंट ही होता है, ठीक है। और दूसरा अकाउंट पूछो क्यों चुकाया कैश, तो कि भाई हमने रेंट के लिए कैश चुकाया, तो रेंट अकाउंट आएगा। ये दोनों ट्रांजेक्शन में, सैलरी और रेंट वाले दोनों ट्रांजेक्शन में
सामने वाले बंदे का नाम दिया हुआ था, किसी व्यक्ति का नाम वहां पे इंडिकेट हुआ था, लेकिन वो नाम हमने ध्यान में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो कैश ट्रांजेक्शन हो गया है मेरे बच्चे। और एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना। जो रेमन इंडस्ट्रीज है यहां, तो मान लो कि उस इंडस्ट्रीज के अंदर मिनिमम 3000 पर्सन काम कर रहे हैं, 3000 एम्प्लॉइज है जिनको कंपनी ने सैलरी दी। ठीक है, मगन, छगन, रमेश, महेश, सुरेश, सब ये लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको सैलरी कंपनी ने चुकाई। अब क्या कंपनी हर महीने इन सारे लोगों का लिस्ट लिखेंगी कि मैंने इनको सैलरी दी, कैश 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 कैश? ना भाई ना। तो क्या लिखा जाएगा? सिर्फ सैलरी एंड कैश। वो सारे नाम को ध्यान में लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उनको पेमेंट चुका दिया और उन्होंने बदले में हमारे पास काम कर लिया, तो ट्रांजैक्शन वहां पे कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट ट्रांजैक्शन होता है तो व्यक्ति का नाम अपने आप निकल जाता है। समझ में आई मेरे बच्चे बात आपको? तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, या हमने सैलरीड पर्सन मतलब कि हमारे एम्प्लॉइज को सैलरी चुकाई, या हमने हमारे लेबर को वेजिस चुकाया। तो चुकाया मतलब कि पेड किया, और पेड कर देता पेड आपने कर दिया है, तो मतलब यहाँ पे आपको उस बंदे का नाम, वो पर्सन का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो टाइम पे कहाँ चुकाया, क्यों चुकाया, उसका आंसर ही आपको अकाउंट दिखाएगा। पहले में हमने सैलरी चुकाया तो हमने सैलरी अकाउंट बनाया, नेक्स्ट हमने रेंट चुकाया तो रेंट अकाउंट बनाया। ठीक है, तो आज हमने वापस एक बार हर एक ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है, और उसमें से कौन कौन से दो अकाउंट है वो निकलेंगे, वो हमने वापस एक बार सीखा। बच्चे, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी सम को सॉल्व करेंगे डेबिट क्रेडिट के हिसाब से, कि मतलब इसमें से एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो वो पहले तो वो कौन से टाइप का अकाउंट है हम वो देखेंगे, फिर वो गोल्डन रूल के मुताबिक वो अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो देखेंगे। ठीक है, आज मैं आपको इस लिंक के साथ साथ में आपको जो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको भेज रहा हूं साथ में। और ये जो पीडीएफ है ना, उसके ऊपर से आपको बिना इस वीडियो को देखे इन सारे ट्रांजैक्शन को वापस लिखना है कि ये ट्रांजैक्शन कैश होगा कि क्रेडिट होगा, और उसमें से दो अकाउंट कैसे निकलेंगे, कैसे रिलीज होंगे, ये आपको अभी अभी मुझे राइट नाउ ये कंप्लीट करके भेज देना है। समझ में आई बात? मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देना आप। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं, ट्रांजैक्शन लिखो, कैश है कि क्रेडिट है, जैसे मैंने सॉल्यूशन करने के टाइम पे आपको यहाँ पे लिख के बताया था ना, तो ये सेम यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बिना इस वीडियो को देखे, ताकि मुझे पता चले कि मेरे ये वीडियो को देखने के बाद आपको कितना दिमाग में रहा, आप कॉन्सेप्ट को पूरा समझे हो कि नहीं। बच्चे, किसी तरह की चीटिंग करने की या वीडियो को देखकर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप गलती करोगे तो मैं खुश होऊंगा कि चलो कम से कम मुझे पता तो चला कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो खुद से अपने आप से ट्राई करना, और जितना आप समझे हो, जितना आपको आता है, उतना ही आप अभी ये पूरा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके भेज दो। आपके पास 15 मिनट है, 15 मिनट में विदिन 15 मिनट आप मुझे ये क्वेश्चन के आंसर को लिखकर भेज दो। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।